Well, hello viewers. I hope you guys are doing great. Welcome to my channel Beauty Physics. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स. So yeah, without any further delay, let's dive into the topic. So पहले अपन देखेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है. ठीक. So परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो ये कहता क्या है. ये मान लो कोई एक एक्सिस हुआ. पहले अपन देखेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से, अरे उससे पहले आप ये जान लो कि ये खाली 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है. ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स. ठीक. तो 2D मतलब एक ही प्लेन में कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, वो 3D नहीं होना चाहिए. खाली कोई भी एक प्लेन में अगर वो ऑब्जेक्ट कन्फाइंड है तो तभी जाके ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड है. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी. आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है. ठीक. सो ये कोई एक ऑब्जेक्ट हुआ. ठीक है. और अपन इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया मान लो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस. ठीक है. सो इस थ्योरम के हिसाब से आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. सिंपल लग रहा है. हाँ बिल्कुल सिंपल है. पर ये चीज़ ध्यान में रखना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई या फिर आई वाई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स. ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बॉडी है वो एक्स वाई प्लेन में है. ठीक है. अगर तो ये बॉडी वाई जेड प्लेन में होता तो आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई होता. अगर ये बॉडी वैसे ही जेड एक्स प्लेन में होता तो आई वाई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स होता. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जिस प्लेन में ये ऑब्जेक्ट लाई करता है उसी प्लेन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होएगा राइट साइड, मतलब सम के साइड. और उसका परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस होगा उस प्लेन का जिसमें ये लाई कर रहा है वो होगा लेफ्ट हैंड साइड. कन्फ्यूज़न दूर हो गया. बस अभी मैंने जैसे कि बताया था कि कोई भी कंटिन्यूस बॉडी होएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं. कोई एक स्मॉल एज्यूम कर लो और मास dm. तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे इन एक्सिस के अबाउट, सो ये मान लो x, ये हो गया y. ठीक है. तो जो आई एक्स का वैल्यू होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm टाइम्स वाई स्क्वायर. आप लोगों में से कोई होंगे कि बोलेंगे क्या रे आई एक्स का वैल्यू में y कैसे आ गया. देखो ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ तो ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ हुआ है कि नहीं. एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर लेंथ हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो गया. सही से देखो ये y. इसीलिए आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम टाइम्स वाई स्क्वायर. ठीक उसी तरीके से आई वाई का वैल्यू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम टाइम्स एक्स स्क्वायर. सो आई जेड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एम टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम टाइम्स एक्स स्क्वायर. आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एम को कॉमन मत ले जाना. ऐसा नहीं होता. सो बस ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अभी देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अरे उससे पहले एक एग्जांपल साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए. सो ये एग्जांपल हुआ, ये कोई एक रिंग हो गया. ठीक. ये उसका सेंटर है. तो आपको क्या पता है कि इस सेंटर के अबाउट, मतलब इस प्लेन के कैसे मैं समझाऊँ. अगर एक एक्सिस इस प्लेन का अंदर घुस रहा है या फिर टुवर्ड्स यू आ रहा है, कोई एक एक्सिस है जो कि प्लेन से बाहर आ रहा है और इसके थ्रू आ रहा है. ठीक. तो उसका अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैंने आपको बताया था. ठीक. मान लो आई है. आपको क्या निकालना है कि अगर कोई एक एक्सिस है जो कि इसके थ्रू हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है. ठीक. तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आई नॉट, उसका वैल्यू कितना होगा. ठीक है. तो आपको ये फाइंड आउट करना है. आप वीडियो को पॉज, अरे उससे पहले इसका मास m है और रेडियस r है और ये एक रिंग है. ठीक. तो वीडियो को पॉज करो और निकालो.
कमेंट सेक्शन में आंसर डालो, ठीक है। चलो मूव करते हैं तो फिर सोल्यूशन की तरफ। सो आई का वैल्यू अपन को पता है एम आर स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो अगर ये चीज़ एक्स एक्सिस हो गया, अपन इसको एक्स एक्सिस मान रहे, तो जो वाई एक्सिस होएगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक। तो सिमेट्री के हिसाब से जो कि आई एक्स का वैल्यू होगा वही आई वाई का वैल्यू होगा, ठीक है। और आई जेड का तो अपन को पता ही है, ठीक। तो आई इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट प्लस आई नॉट, ये एक्स के लिए वाई के लिए, सो 2 टाइम्स आई नॉट, सिंपल है। सो आई इज इक्वल मतलब एम आर स्क्वेयर इक्वल्स 2 टाइम्स आई नॉट। सो आई नॉट का वैल्यू कितना हुआ, एम आर स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। सो अभी देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अरे उससे पहले जान लो कि अनलाइक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है जो कि ये कहता हो कि ये 1D के ऊपर वैलिड है या फिर 2D के ऊपर वैलिड है या फिर 3D के ऊपर वैलिड है, ऐसा नहीं है। ये कोई भी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर वैलिड है, ठीक। 1D हो 2D हो 3D हो चलेगा, ठीक है। तो बस देखते हैं, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, तो अगर इसके अबाउट कोई एक एक्सिस अपन पास कर रहे हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लो आई सी एम है, ठीक है। तो अभी एक दूसरा एक्सिस है जो कि आई सी एम का पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, ये खैर दिख नहीं रहा है पैरेलल पर है। सो ये जो डिस्टेंस है अगर डी एज्यूम कर रहे हैं अपन, और इसका अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, देन इस थ्योरम के हिसाब से आई का जो वैल्यू होगा वो होएगा आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आई सी एम और आई दोनों पैरेलल होना मैंडेटरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आई कहीं भी आड़ा टेढ़ा आप ड्रॉ कर लिया और उसको ये थ्योरम लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। पैरेलल होना बाउंड है। हाँ, ये हो सकता है कि आई आगे हो पीछे हो ऊपर हो नीचे हो, चलेगा, खाली पैरेलल होना ही एक लिमिटेशन है, ठीक है। सो ये हो गया आपका थ्योरम। हाँ, क्या आप निकाल सकते हो आई सी एम, अगर आपको आई दिया है, डी दिया है और इसका मास सब वगैरह वगैरह दिया हुआ है, आप आई सी एम निकाल सकते हो क्या? कमेंट पे डालो। बिल्कुल निकाल सकते हो। आई सी एम इक्वल्स टू आई माइनस एम डी स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन करने का तो ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। सो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, हेल्प करेगा। बस यहाँ पे पैरेलल एक्सिस भी हो गया। अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। सो ये कोई एक यूनिफॉर्म रॉड है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म रॉड, ठीक। और इसका लेंथ जो है एज्यूम कर लो एल है, और इसके अबाउट तो आपको पता ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो आपको क्या निकालना है कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास से कोई एक एक्सिस पास कर रहा है जो कि आई को पैरेलल है, तो अपन को निकालना है आई सी एम का वैल्यू कितना है, ठीक। और हाँ, जो स्पेसिफिकेशंस है इसका तो लेंथ एल हो गया, मास जो है वो कैपिटल एम है, ठीक है। तो पॉज करो और निकालो। निकाल लिया? तो मेरे ख्याल से 99% बच्चों ने निकाल लिया होगा। जो भी नहीं निकाले हैं वो भी चलेगा, देख लो आप कैसे निकालता है। तो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर मैंने बताया था। सो जो डी है उसका वैल्यू कितना होगा, अगर ये निकल गया तब आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अभी मैंने बताया कि ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा? बिल्कुल ही सेंटर में, ऑब्वियस सी बात है ये। सो ये जो डी का वैल्यू है वो कितना हो गया?
इक्वल्स टू L/2। ठीक है, सो आई का वैल्यू अपन को पता है कितना है, ml²/3। नहीं भी पता है तो नोट्स पलटो और देख लो, मैंने बता रखा है। सो आई का वैल्यू ml²/3, ml²/3 सो ml² इज इक्वल्स टू ICM प्लस ml²/4। L²/4 कैसे हुआ, D², D का वैल्यू L/2 है, सो L²/4। सो ICM इक्वल्स टू ml²/12। ठीक, समझ में आ गया। सो हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इतना ही था, इसमें और कुछ ज़्यादा छेड़खानी करने वाली बात है ही नहीं, बहुत सिंपल सा चीज़ है। पर सिंपल है, पर ऐसा नहीं है कि ये इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि कोई भी फिगर होगा, उसका अगर ऊपर नीचे कहीं पे भी एक्सिस ड्रॉ कर लिया, आप पूरा प्रोसीजर फिर से करने लग जाओगे। तो इस थ्योरम के अगर हेल्प लोगे, थ्योरम का हेल्प लोगे दोनों का, तो आपका चीज़ें आसान हो जाएगा, आपका लाइफ सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक क्या केस स्टडी करने बोलूँगा। तो अगर वो चीज़ आप कर लिए, ऑनेस्टली किए, तो आपको टॉर्क के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, सो देखते हैं वो केस स्टडी है क्या। आपके घर में दरवाज़ा तो होएगा, सबके घर में होता है तो ये कोई एक दरवाज़ा है, हंसना मत, बिल्कुल ड्राइंग देख के हंसना मत बड़ा मुश्किल से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये कोई एक दरवाज़ा हो गया। तो इसका जो टॉप व्यू है वो कैसे दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, ये उसका टॉप व्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको उस दरवाजे के हिंज के बिल्कुल ही सबसे दूर वाला पॉइंट पे, जहाँ पे आपका हैंडल दिया होगा, वहाँ पे फोर्स लगाना है, से F1, और देखना है कि कितना ईज के साथ आप उसको निकाल, मतलब खोल सकते हो दरवाजे को, या मूव कर सकते हो, आपके हिसाब से देख लो। सो ये F1 लगाया आपने, तो देखना है कि कितने ईज के साथ ये मूव कर रहा है। फिर आप एक दूसरा फोर्स लगाओगे, वो जो कि हिंज का बिल्कुल ही करीब में होएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंज के ऊपर ही लगा दोगे, हिंज का बिल्कुल करीब ही होगा, और वहाँ पे फोर्स लगाओगे और देख कंपेयर करना है कि F1 ज़्यादा इजी था या F2 ज़्यादा इजी था। ठीक, फिर आप क्या करोगे कि एक फोर्स लगाओगे हिंज के ऊपर, हिंज एज इन जहाँ पे आपका वो जो डोर है, वो जो वॉल के साथ कनेक्टेड है, उसको मैं हिंज बोल रहा हूँ। सो वहाँ पे आप फोर्स लगाना, मान लो F3, और देखना कि ये दरवाज़ा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, और उसके बाद एक फोर्स लगाना दरवाजे के साइड पे, मतलब हिंज के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा उस पर फोर्स लगाना है, मान लो F4। तो आपको ये चारों फोर्स लगाना है, और उसका जो ईज है वो मेज़र करना है, कि ऐसा नहीं कि मेजरमेंट लेके बैठ जाओ कि कितना आसानी से आप उसको धकेल सकते हो या मूव कर सकते हो, वो देखना है और उसको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं समझाऊंगा, और कौन सा फोर्स में इजी से खुलेगा और कौन सा फोर्स डिफ़िकल्टी होएगा उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप अगर इतना चीज़ ही जान लिए तो आपका टॉर्क का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जिसमें कि आप टॉर्क नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो आप रिलीजियसली ये एक्सपेरिमेंट करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।